मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 51। जैसे ही विद्या निकेतन में इस प्रतियोगिता के बारे में अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही सारे जादूगर और नए विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। कुछ देर और सारी चीजों के बारे में अनाउंसमेंट हो चुका था और अनाउंसमेंट होने के अगले ही पल वो चारों वहां से गायब हो गए। बाकी सभी विद्यार्थियों को वहां मौजूद बाकी आचार्य के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार वहां से जाने के लिए व्यवस्था किया। इतने सारे लोगों को संभालने के लिए वहां कई सारे आचार्य मौजूद थे। कुछ विद्यार्थी अपने जादू में इतना माहिर थे कि वह अपने जादू का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, इसलिए नए विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सारे जादूगर बड़ी आसानी से वहां से अपने अपने विद्या निकेतन की तरफ चले गए। और उन सभी जादूगरों को देखकर नहीं आए विद्यार्थी सच में पड़ गई कि उनका मुकाबला उनसे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और काबिल जादूगरों से है। वह लोग तो इतने सच में पढ़ने की यह प्रतियोगिता उनके लिए है या पुराने विद्यार्थियों के लिए है जो अब तक एक काबिल जादूगर बन चुके हैं। उन्हें तो बस राजकुमारी और कुछ खास विद्यार्थियों के ऊपर ही भरोसा था कि उनके बैच में यही लोग उनके और से इस मुकाबले में भाग लेकर जीतने की कोशिश कर सकते हैं। और इनमें सबसे पहले सब लोगों ने एक ही नाम सोचा, वह था माहेश्वरी, जिनकी जादुई शक्तियां किसी आम जादूगर से काफी अच्छी और सटीक है। माहेश्वरी जब से अपनी शक्तियां जागृत की है, वह बहुत जल्दी ही अपनी 2 से भी ज्यादा तत्वों की चक्र शक्ति को जागृत कर चुकी है और उन शक्तियों को प्रयोग करना भी शुरू कर चुकी थी। इसके कारण सबको माहेश्वरी की शक्तियां सबसे ज्यादा काबिल लग रही थी। वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी भी अपने 2 तत्वों से ज्यादा अपनी शक्तियां जागृत कर चुके थे, पर उसका प्रयोग और जागरण करने की क्षमता उनमें बहुत कम है। कुछ लोग तो माहेश्वरी के पास आकर उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में कहने लगे। वहीं पास में जो कुछ सालों से अध्ययन कर रहे विद्यार्थी जो अब तक जादूगर बन चुकी थी, वह सब उन सभी की बातें सुनकर जोरों से हंसने लगे और मजाक बनाने लगे। एक जादूगर हंसते हुए कहने लगा, इन बच्चों के साथ मुकाबला क्या? सच में हमें इनसे मुकाबला करने की जरूरत भी है? ये तो अभी अभी जादू पढ़ना सीखे हैं। क्या सच में आचार्य जी यही चाहते हैं कि हम उनके साथ मुकाबला करके इस प्रतियोगिता को जीते? ये कहकर आपस में ग्रुप बना रहे कुछ पुराने विद्यार्थी हंस रहे थे, तो वही नए विद्यार्थी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सारी उनसे कई साल बड़े थे और शक्तिशाली भी, इसलिए वह चाहकर भी उन्हें पलट का जवाब नहीं दे सकते। पर महेश्वरी को बहुत गुस्सा आ रहा था उन सभी लोगों को देखकर। वह बहुत एटीट्यूड से उन लोगों को देखते हुए कहने लगी, ये तो वक्त ही बताया, और वैसे भी जादू और शक्तियां हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, ना कि वक्त की। आप लोग इतने वक्त में सिर्फ जादूगर बने हैं, ना कि कोई रक्षक, और हम वहां यही बने यहाँ आए हैं। ऐसे ही माहेश्वरी का साथ देते हुए राजकुमार पारस, उसके चमचे और पुराने स्टूडेंट आपस में लड़ने लगे। वहां शोर होता देखकर एक आचार्य वहां पर आ गए और सभी को वहां से जाने को कहने लगे। वही यह सारी चीज होता हुआ देखकर आरव एक किनारे से वहां से बाहर की ओर चलने लगा। ये देखकर माहेश्वरी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी, क्योंकि उसने देखा कि काव्या आरव के साथ उसके दोस्त और राजकुमारी काव्य के साथ वह दोनों पारस साम्राज्य की राजकुमारियां भी मौजूद थी। अचानक से इतने सारे लोगों को आरव के आसपास देखकर माहेश्वरी कोई परेशानी हो गई। उसे जरा से भी पसंद नहीं था कि कोई उसके अलावा आपके आसपास रहे। यहाँ तो 3 खूबसूरत राजकुमारी आरव के साथ चल रही हैं। रिद्धि सिद्धि भी इस प्रतियोगिता को लेकर आपस में बात कर रही थी, पर सिद्धि जो हर वक्त इधर उधर सभी लोगों को उसके भाव स्वभाव को पढ़ने की कोशिश करती है, उसने आज एक बात नोटिस की और उससे बारे में सोचते हुए वह धीरे धीरे चलते हुए सिद्धि से कहने लगी, तुमने देखा कि यह राजकुमारी काव्या काफी समय से आरव को कैसे लगातार देख रहे हैं? आज तक मैं इसे ऐसे करते हुए कभी नहीं देखा। जब एक बार यह हमारे महल में भी आई थी, इसका स्वभाव आजकल कुछ बदला बदला नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ दीदी, मैंने भी यह बात नोटिस की है कि यह काव्य जो हर वक्त एटीट्यूड और गुस्से में रहा करती है, वह इस निकेतन में जब से आए तब से बहुत बदली बदली सी लगती है। मैंने एक लड़के से एक राजकुमारी काव्या की जासूसी कराई, पर मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया जिससे काव्या का स्वभाव बदल जाए। हो ना हो आप भाई के गायब होने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तुम जानती हो ना ये कितनी शातिर और चालाक है। इस वक्त तो हमने किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना है। रुद्रा भाई ने हमें जो बताया और समझाया है वह सही है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। रुद्र भाई को हम इस लड़की के बारे में बताना चाहिए था, ताकि रुद्रा भाई अपनी शक्तियों से इस लड़की के बारे में पता लगे, और आपके बारे में भी वही हमें बता सकते हैं कि आरव ही हमारा भाई है या नहीं। ये चालक राजकुमारी को आरव भाई के बारे में पता है, और मुझे तो यहाँ तक सके कि यह आ रहा हूँ कि हमारा आरव भाई है। भले इस बारे में हम ज्यादा ना सोच, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैंने महेश्वरी और कारण दोनों को आपस में बात करते हुए सुना था। ये कहते हुए वह उसे दिन को याद करने लगी जब वह पुस्तकालय से आचार्य की दी हुई एक पुस्तक को लेकर जा रही थी कि उसे 2 लोगों की बात करने की आवाज सुनाई थी। वैसे तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, पर जैसे ही उसने सुना, तुमने नहीं लगता है कि हमें आरव के बारे में उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए? वह मुझे इस बारे में पूछ रहा था और तुम भी मुझे उसकी सच्चाई नहीं बता रही हो। आखिर तुम इस अंधेरे में नहीं रख सकती। करण और माहेश्वरी आपस में बात कर रही थी, जहां कारण आरव को लेकर माहेश्वरी से सवाल कर रहा था अब, और आरव से सच नहीं छुपाना चाहता था, पर उसे भी सच्चाई नहीं पता थी कि। और वैसे ही माहेश्वरी उदास होकर आरव के बारे में बताने लगी, और जैसे ही रिद्धि सिद्धि ने ये सारी बातें सुनी तो उसका दिमाग एकदम से सन पड़ गया और वह वही दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई।
उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि पारस साम्राज्य में ये लड़का यानी आरव और माहेश्वरी की पहली मुलाकात हुई। इस बात को याद करते ही रिद्धि को कुछ बातें याद आने लगी और इस बात को अगर उसे समय से जोड़ा कर समझने लगी तो ये कहना मुमकिन है कि आरव ही पारस साम्राज्य का राजकुमार आरव ही है। पर वह इस बात को लेकर और अच्छे से जांच करना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अब तक किसी को नहीं बताई और वह दोनों आरव को लेकर हम जासूस उसके पीछे लगा दिए थे। पर उन्हें मालूम नहीं था कि यह सारी चीज रुद्र को मालूम थी और उसने राजकुमारी के जासूसों को गायब करवा दिया था ताकि वह आरव के बारे में किसी को ना पता चले। तब से राजकुमारियां आरोग्य आसपास रहकर उसके बातों और उसे ध्यान से देखने लगे। हालांकि वह सबसे अपने एटीट्यूड और बिना किसी से मतलब रखिए बात नहीं करती थी, पर वह अक्सर आरव के बातों को सुनते थे। आरव के पास माहेश्वरी उसे तरफ चल पड़ी। वह धीरे धीरे आरव के करीब पहुंचने लगी। आरव कारण से यही बातें कर रहा था कि महेश्वरी को इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जिस पर कारण भी सहमति में हाथ हिलाते हुए कहने लगा। हाँ, माहेश्वरी की शक्तियां यहाँ किसी से छुपी नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा काबिल है इस प्रतियोगिता में भाग लेने में और वह पुराने स्टूडेंट और जादूगरों को भी बहुत आसानी से टक्कर दे सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस प्रतियोगिता में भाग देने के लिए? जिस पर आरव सोचते हुए कहने लगा, पहले चुनाव तो हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेना है कि नहीं। वैसे भी ये प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमें परीक्षा में पास भी होना है और मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लगता है कि मैं पास हो सकता हूँ? ये कहकर आरव रहा हूँ हंसने लगा। यहाँ शक्ति देखकर परीक्षा में पास हुआ जाता है, ना कि शक्ल देकर पास होती तो पास जरूर हो जाते तुम। ये कहकर परस हंसने लगा। आरव मुस्कुराते हुए, कम से कम मेरी शक्ल तो अच्छी है, नहीं तो कुछ लोगों की तो ना शक्ल अच्छी है ना अकल। इस तरह चलते हुए उन दोनों में बहस होने लगी। करण पीछे मुड़कर पारस को सबक सिखाना चाहता था। भले ही पारस राजकुमार था पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आरव ने उसका हाथ करके पकड़ लिया था। इसके कारण वह गुस्से में सीधा देखते हुए आगे की ओर चल रहा था। अपना मुंह बंद रखो, काव्या ने गुस्से से कहा। उसे गुस्सा होता देख सब चौंक गए, क्योंकि काव्य हमेशा शांत और चुपचाप रहने वाली लड़की है। वही राजकुमारी काव्य को इस तरह आरव का साथ देता है देख माहेश्वरी और पारस बुरी तरह से चिढ़ गया। माहेश्वरी तेज कदमों से दोनों राजकुमारी के आगे चलकर आपके बगल में खड़ी हो गई और वह पारस की तरफ देखकर कहने लगी, मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है कि आरव के आसपास जब भी होते हो तो अपने जुबान पर लगाम दिया करो। मुझे पता है तुम्हारे मन में मेरे आरव के लिए काफी नफरत है, पर भूलो मत उसके साथ कौन खड़ी है। ये कहकर वह वार्निंग भरी आंखों से पारस को, फिर राजकुमारी काव्य को आंखें छोटी कर घूरा और फिर आरव का हाथ पकड़कर तेजी से आगे की ओर चलने लगी। तो वही ये देखकर सब चौंक गए। महेश्वरी को किसी के लिए इतना प्रोटेक्टिव देखकर सब हैरान रह गए। कामयाबी अपनी नजरें घूमर दूसरी और तेजी से चली गई। नील भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तो वहीं पारस और उसके चमचे एक दूसरे को देखने लगे, फिर वहां से बाहर की ओर चले गए। ये सब पीछे चल रहे राजकुमारी ने भी देखा, पर वह भी चुपचाप अपने रास्ते चलने लगे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी और उसे आवाज को सुनकर वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे और अपनी आंख बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने के बाद वह उसे जगह से गायब हो गए। कुछ दूर जाकर आरव माहेश्वरी से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहने लगा, माहेश्वरी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो? वह मुझे परेशान करने के लिए ये सारी बातें कह रहा था और तुम हर वक्त मुझे लेकर इतनी परेशान क्यों हो जाती हूँ? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और भूलो मत कि तुम यहाँ की सर्वश्रेष्ठ जादूगर हो, तो तुम्हें ये सारी चीजों को इग्नोर करना चाहिए और अपनी शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह है। जिस तरह मेरे लिए कारण है इस तरह तुम भी हो और बाकी सब भी। मुझे पता है तुम मुझे दोस्त से कई ज्यादा मानती हो, पर तुम्हें समझना होगा कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई है कि ना तुम मेरे बारे में पूरी सच्चाई जानती हो ना मैं अपने बारे में। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। तुम जैसे हो जो हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माहेश्वरी ने थोड़ी बेचैनी से कहने लगी। आरव ने उसे देखकर फिर करण को देखकर सर हिला दिया। महेश्वरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कमरे में आने के बाद रिद्धि सिद्धि ने अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया और फिर अपने आंख बंद करके अपने दोनों हाथ सामने करते हुए एक गोलाकार रोशनी जागृत कर ली। वह रोशनी हवा में उनके सामने थी। उसे गोली को देखकर दोनों राजकुमारी एक दूसरे को देखने लगी। तभी उसे गले के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर वह दोनों राजकुमारी एक साथ खड़ी हो गई और ध्यान से उसे आवाज को सुनाने लगी। जैसे जैसे सामने से रोशनी से निकल रही आवाज को दोनों राजकुमारी ने सुना, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिद्धि ने जल्दी से कहा, पर पिताजी हम ऐसे अचानक कैसे? और क्या आरव भाई के बारे में पता चल गया? क्या आरव अब महल में है? जिस पर राजा कुंभदेव ने गंभीर आवाज में कहने लगे, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ लोगों के बीच अपना प्रभाव डालने के लिए कर रहे हैं। तुम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ आना है। हालांकि मुझे पता है तुम दोनों के पास इतनी जादुई शक्ति है कि पलक झपकाती है तुम मेरे सामने आसानी से आ सकते हो। मैं बाकी सब तक भी यह जश्न की निमंत्रण भेज दिया है। बाकी सब भी इस जश्न में शामिल होने वाले हैं। एक बार फिर महल की सभी लोग इकट्ठे होकर इस जश्न में शामिल होंगे और इस महल की तुम दोनों बड़ी बेटियां होने के नाते जल्द से जल्द महल में अपना जिम्मेदारी है। मैंने तुम दोनों का यहाँ आने के लिए अपने सैनिक और बाकी तैयारी कर चुका हूँ। हर विद्या निकेतन के आचार्य गुरु से भी बात कर ली है। वह और रुद्रदेव दोनों तुम्हारे साथ यहाँ पारस साम्राज्य आ रहे हैं।
ये सुनकर दोनों राजकुमारी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह जानना किस बात के लिए हो रहा है, जबकि उन्हें पता है कि उसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी आरव है और आरव के गायब होने के बाद ये जश्न रखना बहुत ही अलग तरह से उन्हें नजर आ रहा है। उन्हें अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके पिता करना क्या चाहते हैं। ये जश्न साम्राज्य के अगले वर्ष के सबके सामने आने और घोषणा करने के लिए रखा जाता है और यह उनके साम्राज्य के लिए बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है। रिद्धि सिद्धि बहुत अच्छे से जश्न को लेकर जानते थे कि इस जश्न का क्या महत्व है। कुछ देर में वह रोशनी गायब हो गई और रोशनी के गायब होने के बाद वहां अचानक से रुद्र आ गया। रुद्र को अचानक वहां देखकर दोनों राजकुमारियां चौंक गई, फिर एक कर करके सवाल करने लगी, जिसे देखकर रुद्र ने उन दोनों को शांत रहने को कहा कर आगे कहा, मुझे पता तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है, पर हर सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। इतना समझ लो कि जो अभी हो रहा है और जो अभी होने वाला है वह मेरे हाथ में नहीं है। हमें पारस साम्राज्य जाना है और मुझे पता है तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है। इतना कहूंगा, जो भी कुछ तुम दोनों को जो पता है या तुम लोगों ने जानकारी ली है वह बात अपने जुबान पर बिल्कुल मत लाना, ना ही किसी से जिक्र करना। साम्राज्य जाकर तो भूल कर भी अपने जुबान पर उसे बात को आने मत देना। ये शंकर रिद्धि सिद्धि एक दूसरे को देखने लगे, फिर एक साथ ऊंची आवाज में कहने लगी, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं और जो हमें दिखाई दे रहा है वो। रुद्र ने उन्हें देखकर सिर हिलाते हुए, सच है। एपिसोड 52। करण माहेश्वरी काव्य नील पारस आसपास विद्यार्थी जो उसे कक्षा में अपनी जादुई किताब पढ़ने में बिजी थी, सब मुंह खोल और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरव और वह दोनों राजकुमारी को देख रहे थे। रिद्धि सिद्धि दोनों इस वक्त आरव के गले लगे हुए थे। वही आरव तो खुद हैरान परेशान था कि यह उसके साथ हो क्या रहा है। मूवी बाकियों की तरह ही हैरान था। तभी रिद्धि सिद्धि उससे अलग होकर खुशी भरे भाव से उसे देखने लगी। ये देखकर तो सब सदमे में चली गई, क्योंकि आज तक रिद्धि सिद्धि ने बस उन्हें अपना एटीट्यूड या सिर्फ चुप्पी ही नजर आया था। स्कूल उनके चेहरे पर आ रहे हैं भावों को कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी वहां का वक्त एकदम से थम गया और एक तेज रोशनी सबकी आंखें बंद हो गई और उसे कक्षा में मौजूद लोग फिर से पहले जैसे अपने अपने किताबों और बातों में बिजी हो गए और सब कुछ देर पहले वहां पर क्या हुआ वह सब भूल चुके थे। वहीं आरव करण के साथ एक पुस्तक में लिखिए शब्दों को लेकर कुछ पूछ रहा था, तो ही कारण भी आपसे बातें करने में अपना पूरा ध्यान उसी में लगा लिया। वही कक्षा के बाहर रुद्रा रिद्धि सिद्धि को देख रहा था। रिद्धि और सिद्धि अपना सर झुकाए वही खड़ी थी। उन दोनों को देखकर रुद्र ने गहरी सांस ली, फिर वह कक्षा के अंदर चला गया। उसके पीछे राजकुमारी भी अपने आप को संभाल कर बिना भाव अपने चेहरे पर ले चुपचाप उनके पीछे चली गई। कक्षा में रुद्र को देखकर सब अपनी अपनी जगह पर शांत बैठ गए, तो वहीं दोनों राजकुमारी भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। रुद्र को इतने समय बाद वहां पर देखकर सब विद्यार्थी आपस में चर्चा करने वालों की आज क्या खास होने वाला है सबको देख उसके बाद उसने कहना शुरू किया, तो प्रतियोगिता के बारे में तुम सबको पता चल ही चुका है। तो उसे प्रतियोगिता में जो जो भाग लेंगे उन्हें पहले विद्या निकेतन की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा, उसके बाद ही वह विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम सब काबिल होंगे। इस प्रतियोगिता में तुम्हारा मुकाबले सिर्फ इस प्रतियोगिता के समय आने वाली मुश्किलें ही नहीं होगी, उसे के साथ साथ तुम्हें अपने कंपटीटर्स और अपने से शिष्ट जादूगरों के साथ मुकाबला करना होगा और उन सब की शक्तियां तुम सबसे 4 गुना ज्यादा होगी। इसलिए ये परीक्षा रखा गया है ताकि तुम उसके बराबरी में तो नहीं पर कम से कम उनके सामने करने लायक खोज सको। और ये परीक्षा 2 हफ्तों के बाद शुरू होगी और परीक्षा का परिणाम उसके दूसरे दिन सबके सामने अनाउंस होगा और तुम्हारे साथ साथ जो इस मुकाबले में भाग लेंगे उन सबका भी नाम प्रकाशित होगा। तो अपनी तैयारी पूरी तरह से करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें जितनी मदद और जैसी मदद चाहिए वह यहाँ के आचार्य तुम्हें देंगे, बस बदले में तुम्हारा वक्त और तुम्हारी मेहनत तुम्हें देना होगा। पर इस मुकाबले में कुछ लोग भाग नहीं लेंगे। ये कहकर रुद्र ने चारों ओर देखा और उसके बाद वह वहां से जाने लगा। उसे जाता देखकर आरव कहने लगा, जब सारी चीज आप लोगों का फैसला है तो इस प्रतियोगिता का मतलब ही क्या रह गया। ये सुनकर रुद्र अपने जगह रुक गया, तो वहीं बाकी सब रुद्र को देखने लगे। सब यही बात सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कैसे नियम है। पारस अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर रुद्र की तरफ देखकर कहता है, रुद्र जी आपको इस अनजान नादान लड़की की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यह ऐसे ही फालतू की चीज दिन भर बकवास करता रहता है। ये सुनकर रुद्र की आंखें छोटी हो गई। तो वही बाकी सब जो आरव को पसंद नहीं करते वह भी आरव के बारे में उल्टे सीधी बातें करते हुए हंसने लगे। करण, मुझे भी यही सवाल करना है कि आखिर इस प्रतियोगिता को आप सब इतनी अलग तरह से क्यों आयोजित हो रहा है। सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। आखिर तुमने ये सवाल किया है तो मैं इस सवाल का जवाब देना पसंद करूंगा। रुद्र वापस उन सब के बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होकर सामने देखते हुए कहने लगा, ये प्रतियोगिता रॉयल फैमिली के बच्चों को छोड़कर बाकी सब आम विद्यार्थी और उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है, जिससे प्रभावशाली में विद्यार्थियों को उनका सही हक और सही मंच मिल सके। रॉयल फैमिली के सदस्यों के पास उनकी खास तरह की शक्तियां मिलती है, साथ ही उन शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी तरीका भी उनके पास होते हैं। परस, आप ऐसे नहीं कह सकते रुद्रा जी, रॉयल फैमिली के बच्चे भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना कि एक आम बच्चा जादूगर बनने के लिए। मना हमारे पास हमारे फैमिली और पीढ़ी से चलता कुछ शक्तियां हमें मिलती है, पर हम जब मेहनत नहीं करते तो हमें उस शक्ति पाने का अधिकार भी हमसे छीन जाता है।
उसकी बात से कुछ रॉयल फैमिली के बच्चे सहमत थे, पर जो विद्यार्थी आम जिंदगी और आम जगह से यहाँ पर अपना व्यक्तित्व और जादूगर बनना चाहते हैं, उन्हें हम इस साल मौका दे रहे हैं। इसलिए हमने आप जैसे आम लोगों के बीच खास तरह की नौजवानों को ढूंढकर उन्हें यह मौका दिया है, ताकि वक्त आने पर वह सब अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी और सबसे मदद कर सके, ताकि उन्हें देखकर और भी बाकी सब अपने काम लेट के अनुसार जादू और बाकी सारी चीजों को सीखने पर ध्यान दें। और हमारी यह निकेतन इस बार इसी सारी चीजों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सके, क्योंकि इस दुनिया के रक्षक हम जादूगर ही हैं, जो आम जिंदगी जी रहे लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हें बाहरी शक्तियों और बाहरी चीजों से बचते हैं। तभी वहां दो आचार्य आ गए, जिसे देखकर रुद्र ने पहले उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद वह वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद बाकी दोनों आचार्य सभी को परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु और प्रयोग करने वाले शक्ति स्रोतों के बारे में बताने लगे कि उन्हें परीक्षा के दौरान किस तरह के चक्र और अपनी शक्तियां प्रदर्शित करना है। सभी लोग इस बात को ध्यान से सुन रहे थे। आरव के दिमाग में तो रुद्र की कई बातें ही घूम रहा था। तभी उसे रुद्र की आवाज आई, सारी चीजों को छोड़कर सीधा झील के पास आओ, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, मेरे पास वक्त नहीं है। ये सुनकर आरव इधर उधर देखने लगा। आरव कुछ सोच ही रहा था कि तभी आचार्य की बातें खत्म होकर वह वहां से चले गए। उनके जाने के बाद तुरंत बाद आरव कारण का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे कक्षा के बाहर ले गया। उसे इतनी जल्दबाजी से बाहर जाता हुआ देखकर चारों लड़कियों उसे देखते रह गई। उससे कुछ कहता पर वह आरव की जल्दबाजी समझकर चुपचाप उसके साथ चलने लगा। वही कक्षा के अंदर काव्य किसी गहरी सोच में घूम थी। तभी उसे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने अपना सर उठाकर देखा तो वहां उसके सामने हाथ बंधे हुए माहेश्वरी खड़ी थी। उसे देखकर काव्या अपने वापस वही एटीट्यूड लिए उसे देखने लगी। वह दोनों एक दूसरे को बहुत शिद्दत से देख रहे थे। एपिसोड 53। झील के किनारे पर रुद्र हाथ बंधे हुए गुस्से से सामने खड़े आरव को देख रहा था। गुस्से में देखकर आरव थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो वही उसके बगल में खड़ा कारण तो बस रुद्र को ही देख रहा था। अब मुझे समझ आया कि यार जल्दबाजी में उसे खींचते हुए यहाँ क्यों ले आया। पिछले कुछ दिनों से रुद्र के बारे में पूछ चुका था कि वह उसे कैसे जानता है। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे हैं, क्योंकि जहां तक उसे पता था कि वह तो बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा जादूगर है, और उसे बार बार आरव के आसपास देखकर रुद्र को करण को थोड़ी अजीब लगने लगता था। उसे गुस्से से देखते हुए देखा कर करण 2 कदम पीछे हो गया, तो वहीं आरव एक नजर उसे देखकर कहने लगा, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है तुमने। पहले तो उसे अजीब से जगह पर मुझे चक्र का अभ्यास करना है, वह तो मैं डर के कारण अपने मेडिटेशन पर भी ध्यान नहीं दे पाता। नहीं, कैसी जगह पर तुमने मुझे अपने जादू को जागृत करने के लिए कहा है। वह जगह तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लगता है। पता नहीं कैसे कैसे जीव वहां पर रहते हैं। तुम अपनी बकवास बंद रखो और तुम हम दोनों को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ सकते हो। करण वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्र आरव को लेकर वापस अपने पहाड़ वाले सुंदर सी घर के पास आ गया। वहां जाकर आरव इधर उधर देखने लगा। फिर कहा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या दादाजी मुझसे मिलना चाहते हैं या कुछ नया चीज बताने वाले हो तुम मुझे? तुम्हारी शक्तियां कहाँ तक हो गई है और तुम चक्र को कहाँ तक प्रयास कर चुके हो? आरव ने रुद्र को देखकर कहने लगा, मैं 2 तत्वों को जागृत कर चुका हूं, बस मुझे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में मिलाकर एक शक्ति स्रोत बनानी है। उसके लिए मुझे कम से कम 10 दिन चाहिए। 10 दिन में मैं उन दोनों तत्वों की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर सकता हूं और उसका प्रयोग भी कर सकता हूं। ब्लूटूथ की बात सुनकर खुश नहीं था। जब उसे पता चल गया कि आरव के पास कुछ सुनहरी रोशनी वाली शक्ति है, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर कुछ मेरी रोशनी वाली शक्ति का उपयोग करके अपने बाकी शक्तियों को क्यों नहीं बढ़ा रहा है। और वह कुछ सोचकर का सवाल का जवाब देने लगा। उसे समझ आया कि आपके पास उसे सुनहरी शक्ति तो है, पर उसे सुनावी शक्ति को जागृत करने के लिए वह विधि नहीं है जो उसे चाहिए। आपके पास बाकी शक्तियों की जागृत करने का समय है। तब रुद्र भी उसे विधि को के बारे में पता लगा सकते हैं, जिससे आपकी शक्तियां बढ़ जाए। किस बारे में सोते हुए रुद्र में आरव से कहा, तुम अपनी तैयारी करते रहो, पर याद रखो कि सभी को इस वक्त प्रतियोगिता और परीक्षा की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की अवकाश दी जा रही है। उसमें तुम मेरे साथ रहकर अपनी प्रशिक्षण करते रहोगे और मैं तुम्हें जहां ले जा रहा हूं वहां पर तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकते, और मेरे साथ जाने के लिए तुम्हें वेशभूषा बदलना होगा। यह सुनकर आरव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो वही पल साम्राज्य की पिछले महल में 3 रानियां आपस में बैठे हुए हाथों में अलग अलग शरबत का गिलास पड़ी हुई एक दूसरे को देख रही थी। वहां उनके दर्शन के अलावा कोई नहीं था जो नीचे बैठे हुए उनकी सेवा में लगी हुई थी। वह दासियां भी उन तीनों रानी की खास दासियां थी। वह तीनों रानियां देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और काफी शक्तिशाली जादूगरनियां मालूम चल रही थी, क्योंकि उनके कपड़े और उनके चेहरे का तेज बिल्कुल भी सामान्य औरतों जैसा नहीं है। सौदामिनी, तुमने सुना कि राजकुमार वैभव अब अपने पैर से चल नहीं पा रहा है। इसका मतलब तुम जानती हो, पहले ही इस महल का वह सामान्य सा लड़का जो महारानी का बड़ा बेटा अब गायब हो चुका है। अब उसका दूसरा बेटा जिसके दम पर हो हमने नीचे दिखलाते रहती है कि उसके बेटी के जैसा कोई जादूगर इस महल में नहीं है, वह भी आप अपने पैर पर चल नहीं पा रहा है। ये कहते हुए रानियां हंसने लगी, तो वह दोनों रानियां भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि यह खुशखबरी जब से उन्हें मिली थी तब से वह लोग बहुत खुश हैं। बीच में बैठी रानी अपने बाल सवार आते हुए मुस्कुराकर कहने लगी, और नहीं तो क्या, वह महारानी अपने आप को हमेशा हमसे ज्यादा ही काबिल समझती है।
जबकि वह खुद ही एक सामान्य औरत है और कुछ नहीं, और वह हम जैसी जादूगरनियों से ना तो मुकाबला कर पाती है, ना ही हमारी तरह राजा की उसके महत्वपूर्ण निर्णय में शांति देती है। पता नहीं वह एक आम औरत कैसे महारानी बन गई। हाँ हाँ, बस खूबसूरती में हमसे थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है और अपनी चालू से हम सबको अपनी जान में फंसा कर दो राजा के करीब रही है हमेशा से, नहीं तो इस महल की दासी बनने के लायक भी नहीं है। ये बात तीसरी रानी ने में बहुत ही ज्यादा गुस्से और जलन भरी आवाज में कही थी। फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। अभी उसकी जो हालात है ना, उसके चेहरा देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अपने एक बेटे को खोकर दूसरे बेटे को इस तरह अपाहिज देखकर वह तो अब अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होगी। और नहीं तो क्या बड़ा गुरूर था ना अपने महारानी होने पर क्या हुआ, उसका बड़ा बेटा तो उसी की तरह ही एक आम इंसानी रहा। कितनी कोशिश की थी महाराज ने उसे एक जादूगर बनाने की, पर फिर भी कोई परिणाम नहीं आया। उसकी जगह अगर मेरे बेटे को महाराज ने इतना ध्यान और दिया होता तो अब तक तो मेरा बेटा उससे वैभव से भी कई ज्यादा शक्तिशाली जादूगर बन चुका होता। महाराज ने हमेशा अपनी पहली पत्नी पहले बच्चों को ही वह अधिकार दिया जो एक राज परिवार के लोगों को मिलता है, और हम क्या थे उनके लिए, सिर्फ एक मोहरा जो बस उनके इशारों पर हर तरीके से समर्पित रहे। उन दोनों के उन सब में बीच में बैठी रानी अपने आंखें बंद करके वापस बैठ गई, तो वही दो रानी है उसे देखकर एक दूसरे को देखने लगी। फिर एक दास उसे कक्षा में आकर अपना सर झुकाकर उसने कुछ बताने लगा। ये सुनकर तीनों रानियां एक साथ उसे दिशा में देखने लगे। धीरे धीरे करके उसे कक्षा में दो लड़कियां और दो लड़के आ गए, वह भी उन रानियां के आसपास बैठ गए। एपिसोड 54 अब आगे। रुद्रा ने आरव को यह बताया कि वह कुछ समय के लिए उसके साथ रहकर आगे की जादुई शक्तियों और उसके चक्र को ताकत को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। ये जानकर आ रहा हूं को खुशी हो रही थी, उसे अच्छा तो लग रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जैसे उसने युद्ध किया की बात सुनी तो वह दंग रह गया। मतलब रुद्र के साथ रहने के लिए उसे भेष बदलना होगा, ये सोचते हैं उसने सोचा कि क्या मैं जहां पर रुक जाने वाला हूं इसके साथ वहां मेरी जान को खतरा है, या यह मुझे वहां सबसे छुपाना चाहती है, मुझे किसी से छुपाना चाहते हैं, आखिर क्या चल रहा है। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह इतना तो जान गया था कि वह बहुत बड़ी मायाजाल में फंस चुका है, जहां से निकलने के लिए उसे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। उसे कुछ ना कहते देख रुद्र उसे देखते हुए कहने लगा, मुझे पता है तुम्हें ये बात अटपटा लग रहा होगा, पर तुम खुद ही जानते हो कि यह बहुत ही आसान तरीका है तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें छुपा कर रखने के लिए। तुम खुद ही अपने आप को देखो, क्या तुमने अपने आप को बदला नहीं? अब तुम बिल्कुल पुराने वाले आरव की जैसी नहीं लगती जो पहले का आरव था, और अब तुम्हें में बहुत ही ज्यादा फर्क आ गया है, जिससे तुम्हें आसानी से कोई भी पहचान नहीं सकता। मैं भी तुम्हें नहीं पहचाना, जिसकी बचपन से लेकर हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहता था। जब मुझे दादाजी ने तुम्हारे बारे में बताया तब जाकर मुझे तुम्हें देखकर तब मुझे यकीन होगा कि तुम ही मेरे दोस्त आरव हो। अब तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा। आरव रुद्र को देखकर, तुमने कभी दोस्ती जैसे कुछ किया ही नहीं है मेरे लिए। जब देखो एक गुरु की तरह हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हो और मुझे बस अपना फैसला सुनाकर वहां से चले जाते हो। क्या दोस्त ऐसे ही होते हैं जो मुसीबत आने पर दूसरे दोस्त को छोड़कर चले जाते हैं? जब मुझ पर इतनी सारी चीज एक साथ हो रही थी, यहाँ तक कि मेरी जान चली गई थी, तब भी तुम वहां पर नहीं आए। तुम तो एक बहुत बड़े जादूगर हो ना, फिर भी तुम मुझे बचाने क्यों नहीं है? और अभी आकर मुझसे बोल रहे हो कि तुम मेरे दोस्त हो, उससे समय क्यों नहीं थी जब मैं कमजोर और मेरे पास कोई भी शक्तियां नहीं थी खुद को बचाने के लिए? और मेरे फैमिली, मेरे परिवार में से आखिर कौन है जो मुझे अब तक ढूंढ नहीं पाया? आखिर रॉयल परिवार का राजकुमार ऐसे ही गायब हो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे परिवार में कोई भी मुझे जो ढूंढने के लिए अब तक क्यों नहीं आया? आपको जब से पता चला कि और राजा राजशाही रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वह एक राजकुमार है, उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके परिवार या उसकी उसे जानने वाले क्यों उसे अब तक ढूंढकर यहाँ और ढूंढने ने नहीं आए। उसे तो पहले लगा था कि उसका कोई परिवार नहीं है। आरव पहले ही उसने माहेश्वरी की बातों को सच समझकर अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाने का फैसला कर लिया था, पर जैसे जैसे वह इस सारी चीजों के बारे में सोचने लगा, उसकी राय और सारी चीजों को समझकर उसने यही फैसला लिया था कि पहले वह अपने आप को ढूंढेगा। और जब उसे आज पता चल रहा है कि वह एक राजकुमार है और बहुत ही खास रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे यह बात तो समझ आ गई कि उसके परिवार में या कोई दुश्मन उससे इंसान से मारना चाहता है। पर आखिर ऐसा कोई है जो उसे ढूंढना चाहता था? क्या रॉयल फैमिली में सब उसकी जांच के पीछे पड़े हुए हैं और भी रुद्र और उसके दादाजी उस सच्चाई क्यों छुपा रहे हैं? अब तक उसने उन्हें यह बात नहीं बताई कि वह किस राज्य का राजकुमार है, बस उसे इतना कह दिया कि वह एक राजकुमार है और उसके पास एक खास तरह की शक्ति है। अगर उसके पास खास तरह की शक्ति है तो उसे शक्ति को इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकता? वह अपनी सभी शक्तियों को आसानी से जागृत करके उसे पर मेहनत कर सकता है। यहाँ तक कि अस्त्र विद्या की कक्षा में भी वह बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हुए तलवारबाजी और बहुत सारी युद्ध नीति को भी सीख रहा है, फिर भी अब तक उसके अंदर की वह खास शक्ति को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? ये सारी बातें आ रहा हूं कि मन में चल रहा था, और ऊपर से रुद्र की यह बार बार उससे ये बताना कि उसे करना क्या है, ये बात उसे बहुत ही ज्यादा इरिटेट करने लगी थी। इस पर बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ महसूस कर रहा था, उसे किसके बातों पर विश्वास करना है और किस पर विश्वास करके उसका साथ देना है।
ये बात उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसे रुद्र और उसके दादाजी पर विश्वास था, इसलिए वह अब तक कुछ उनकी बातें और उनके दिए हुए सभी ज्ञान को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। यहाँ तक उसने अपने ख्वाब सबसे खास दोस्त कारण को भी इन सारी चीजों के बारे में अब तक नहीं बताया। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर मैंने तुम्हें सब्र रखने को कहा है। वक्त सभी सवालों का जवाब दे देगा। जब तक तुम सब सर्वशक्तिशाली और तुम्हारे अंदर की खास तरह की शक्ति जागृत नहीं हो जाती और तुम एक शक्तिशाली राजकुमार नहीं बन जाते, तब तक तुम्हें सबकी नजरों से बचकर रहना है, क्योंकि चारों ओर दुश्मन और उसके जासूस मौजूद है, जो तुम्हारी एक गलती से तुम्हारे जान लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। तुम्हें बस अपने आप को छुपाने और अपने शक्तियों पर ध्यान देना है, और जहां मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने वाला हूं वह एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, जहां पर तुम्हें मेरे साथ जाकर कुछ समय वहां पर रहना होगा, और वह जगह बहुत ही ज्यादा जादू है। तो वहां तुम्हें अपनी शक्तियों को जागृत करने और उसे सुनहरी रोशनी वाली शक्तियां जो तुम्हारे अंदर की शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है उसे जागृत करने की कोशिश करना होगा। आरव पर कैसे उसे शक्ति को जागृत करने का विधि और उपाय मेरे पास नहीं है, ना ही यहाँ के ग्रंथालय में है, और मैं इस शक्ति के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता रुद्र। इसलिए मैं तुम्हें वहां अपने साथ ले जा रहा हूं। वहां हम उसे शक्ति से जुड़े एक किताब को ढूंढेंगे, फिर कुछ देर रुककर रुकने का ढूंढेंगे, नहीं चुराएंगे। ये सुनकर आरव की आंखें बड़ी बड़ी होगी और उसने लगभग चीखते हुए कहा, क्या तुम चोरी करने वाले हो? जिस पर रुद्र मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और कहने लगा, हम वहां पर चोरी करेंगे, वह किताब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एपिसोड 55। आचार्य उत्तम देव अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए अपने आध्यात्मिक दुनिया में अपनी ऊर्जा को संचालित करने लगे थे, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी। उसे आवाज को सुनकर आचार्य जी ने उसे और अपना ध्यान केंद्रित किया। वह एक सफेद रोशनी के अंदर प्रवेश करते हुए एक सफेद बादल जैसे ढूंढ से गुजरने लगे। जैसे जैसे आचार्य जी एक कदम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे वह ढूंढ हटने लगी। आचार्य जी के सामने एक सुंदर और अनोखा दुनिया देखने लगी, जहां चारों ओर हरी भरी जंगल और एक मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। वह एक अलग अलग तरह का जानवर, पेड़ पौधे, बाहर झरना, पक्षी और आसमान और जमीन पर दूर दूर अलग अलग तरह के ड्रैगन्स अपनी मस्ती में यहाँ वहां घूम रहे थे। ये सब बहुत ही अनोखा और जादुई था। आचार्य जी जैसे ही वहां पर खड़े हुए, एक सफेद और नीली आंखों वाला ड्रैगन उत्तम देव के सामने आ गया। वह ड्रैगन को अगर कोई देखा तो उसे वह कोई भी उसके सुंदरता में मुक्ति मंत्र मुक्त हो जाता। वह एक बहुत ही खूबसूरत सफेद फलों वाला ड्रैगन था, जिसकी नीली आंखें और चमकते हुए सफेद पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। वह ड्रैगन सीधा उत्तम जी के पास आ गया और उसके कंधे पर अपना बड़ा सा सर टिका दिया, जिसे देखकर उत्तम जी मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाते हुए कहने लगे, मैंने मना किया था ना तुम्हें, तुम दिन पर दिन बहुत शरारती होते जा रहे हो और तुमने फिर से यहाँ लड़ाई की। माना कि तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर इस बीच तुम्हें कुछ हो गया तो अपने शक्तियों के साथ अपना भी ध्यान रखो। मैं बार बार नहीं आऊंगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ये सुनकर वह ड्रैगन अपनी नीली आंखों से पलके झटका दिया, जैसे कि उसे उत्तम देव की बातें समझ आ गई हो। तभी वहां पर एक और ड्रैगन होते हुए वहां पर आ गया। वह हवा में उड़ते हुए एक और ड्रैगन वहां पर आ गया और वह उसे सफेद ड्रैगन को धक्का देने ही वाला था। उसके साथ साथ वह उत्तम जी को भी चोट पहुंचाना चाहता था, पर सफेद ड्रैगन ने पहले ही यह महसूस कर लिया था, इसलिए उसके धक्का देने से पहले ही उसने उत्तर जी को साइड चट्टान के पास हल्का सा धक्का देकर दूसरी ओर मुड़कर हवा में उड़ने लगा। अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, अब उसकी नीली आंखों को देखकर कोई भी बड़ा से बड़ा जादूगर डर सकता था, और उसे सफेद सुंदर ड्रैगन का ऑरा एकदम खतरनाक हो गया। वह हवा में उड़ते हुए उसे काले ड्रैगन को गुस्से से और नफरत भरी नजरों से देखने लगा। वही वह काला ड्रैगन अब उसके सामने हवा में इधर उधर होते हुए उसे ही देख रहा था। उन दोनों को देखते हुए उत्तम जी थोड़ी घबरा गए, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था, तो बस खड़े होकर अपने ड्रैगन को दूसरे ड्रैगन से लड़ते हुए देख सकता था। तभी उसने देखा कि काली ड्रैगन ने उसके ड्रैगन के ऊपर हमला कर दिया। काला ड्रैगन बहुत तेजी से उड़ते हुए सफेद ड्रैगन के पास जाने लगा। इसका मकसद साफ था, अपने सामने वाले ड्रैगन को चोट पहुंचाना। वही सफेद ड्रैगन उसे अपनी तरफ आता देखकर जल्दी से दूसरी ओर मुड़कर उड़ने लगा। वह दोनों आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, उनके पंख के फौ हवा में काफी सुंदर नजर आ रहा था कि तभी काला ड्रैगन अपने माथे के ऊपर सिंह में अपनी शक्तियां एकत्रित करके एक बिजली जागृत करके सफेद ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। ये देखकर सफेद ड्रैगन इधर उधर देखने लगा, फिर उसने अपने मथे से एक रक्षा चक्र बनाकर अपने सामने एक सुरक्षा ढाल बना लिया, जिससे वह बिजली का की ऊर्जा पुस्तक पहुंच ना सके। और ऐसा हुआ भी, जैसे ही उससे बिजली की ऊर्जा उससे रक्षा चक्र से टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण रक्षा चक्र टूट गया। पर सफेद ड्रैगन उसे चक्र से कुछ दूरी पर ही उड़ रहा था, तो ही काला ड्रैगन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और वह और सफेद ड्रैगन दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने लगे। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उत्तम जी वहां जाता है देर नहीं रहे और वह वापस अपनी आंखें बंद करके अपनी दुनिया में आ गए। और उसने अपनी आंखें खोली तो इस वक्त वह अपने पहाड़ के ऊंची वाली घर में अपने कक्ष में बैठे मेडिटेशन कर रहे थे, पर उसके माथे पर उभरी हुई चिंता ये सब बता रहा था कि उसे कितना चिंता हो रही थी उसे ड्रैगन की। पर वही बात जानते थे कि ड्रैगन्स की दुनिया में बिना लड़े जिंदा नहीं रहा जा सकता, और उनकी शक्तियां भी जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक वह उसे दुनिया में सुरक्षित नहीं रह सकते। ड्रैगन्स की दुनिया भी काफी मुश्किलों भरी होती है जब तक उन्हें एक सही और काबिल दोस्त नहीं मिल जाता।
और इस दुनिया में उत्तम जी और उसके कुछ जादूगर के पास ही इतनी शक्ति या हिम्मत होती है कि वह ड्रैगन्स को अपनी शक्तियां से ड्रैगन से दोस्ती कर सके। हालांकि सालों पहले चलती आ रही ड्रैगन्स और इंसानों की दुश्मनी एक बार में खत्म नहीं हो सकती, पर ड्रैगन से लड़ने के लिए उन्हें की तरह ड्रैगन से मदद लेना जादूगर के लिए एक अच्छा फैसला साबित हुआ और कई ड्रैगन इंसानों का साथ भी देते थे बुरे ड्रैगन्स को हराने में। तुम्हें कुछ बुरे लोग ऐसे भी होते थे जो ड्रैगन का इस्तेमाल अपनी शक्तियों को बढ़ाने और लोगों को डराने के लिए भी करते हैं, और बहुत सारी दुनिया के लोग शक्तिशाली और ताकतवर ड्रैगन्स को अपना गुलाम बनकर कई बार अलग अलग जगह पर हमला भी करते आ रहे हैं, जिससे उच्च श्रेणी के जादूगर उन सब से सुरक्षा करते हैं। उत्तम देव अपनी मेडिटेशन खत्म करके झील के पास लगे टेबल पर आकर बैठ गए। एक सेवक उनके सामने चाय की प्याली रख दिया और वहां से चला गया। शाम का वक्त हो रहा था और ढलते सूरज को देखते हुए उत्तम जी चाय की पहली उठा लिए। उसे अभी भी अपने उसे सफेद ड्रैगन की चिंता हो रही थी। तभी उसे कुछ एहसास हुआ और वह अपने चेहरे के भाव में डालकर चुपचाप शांत बैठ गए और अपनी प्याली उठकर चाय पीने लगे। उन्होंने एक सफेद सोल ओढ़ रखा और डाला हुआ था अपने ऊपर। पहाड़ के ऊपर काफी हद तक ठंड होती है, इसलिए अक्सर उत्तम जी अपने साथ एक मोटा और सफेद रंग की सॉल हमेशा रखते हैं। कुछ देर के बाद वहां पर अचानक से रुद्र और आरव आ गए। जहां रुद्र का चेहरा भाव ही था तो वही आरव का चेहरा गुस्से में था। उसे गुस्से में देखकर उत्तम जी सवालिया नजरों से रुद्र की तरफ देखने लगी तो वही रुद्र ने बस सर हिलाकर उनके सामने बैठ गया और उसने भी चाय की प्याली उठा ली। ये देखकर आरव ने पहले उत्तम जी को प्रणाम किया, फिर वही खड़ा रहा। उत्तम जी ने उन्हें उसे देखकर सर हिलाया, फिर उसे अपने साथ बैठने को कहा, जिसे सुनकर आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर रुद्र के बगल में घर बैठ गया। रुद्र ने बिना उसकी तरफ देखे एक प्यारी बढ़ा दी, जिसे पकड़कर रुद्र आप बैठ गया। इस वक्त तीनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था, वह पर चुपचाप बैठे हुए थे। तभी आरव ने कुछ सोचा और अपने हाथ आगे करके उनके सामने एक छोटा सा आंख का टुकड़ा अपने जादू से सामने जला दिया। इसके बाद वहां हल्की रोशनी और थोड़ी गर्माहट वहां पर आ गई। आपकी ढीली और पतला सा कोट में उससे ठंड लगने लगा था। उसे अपने जादू का इस्तेमाल करते देखा रुद्र और उत्तम देव के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। मुझे खुशी हो रही है ये देखकर कि तुम अपनी शक्तियों के प्रति काफी वफादार हो और बहुत जल्दी अपनी शक्तियों को जागृत करना सीख रहे हो। ऐसी ही मेहनत करते रहो, देखना तुम बहुत जल्द रुद्र से भी काबिल जादूगर बन जाओगे। उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा तोहफा दूंगा। आरव पहले उत्तम जी को देखने लगा, उसके बाद रुद्र को जो अपने चुपचाप से नीचे झुकाया अपनी चाय पी रहा था। उन दोनों के बीच हुई बातों के बाद अब तक एक शब्द भी नहीं कहा और उसे सीधा यहाँ ले आया था। आरव के पास इस तरह की शक्ति नहीं थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जादू से पहुंच जाए। उसे कुछ शक्तियों के बारे में तो पता था, पर उसकी शक्तियां इतनी नहीं थी कि वह आसानी से अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सके। हमेशा रुद्र उसे इसी तरह यहाँ से वहां आया और लाया करता है, इसलिए वह रुद्र को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जहां भी नहीं सकता। उसने सोच लिया था जब उसकी शक्तियां बढ़ जाएगी तो सबसे पहले वह इसी शक्ति को सीखेगा और जादू करके आसानी से कहीं भी कभी भी जा सकता हूं है। पर इस वक्त उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर रुद्र उसे कहां ले जाना चाहता है, जिसके लिए उसे अपना वेश बदलना होगा। वही यूनिवर्सिटी विद्या निकेतन में करण अपने छात्रावास में आ गया। उसके मन में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर इधर उधर चारों तरफ नजरें डराया तो वहां इस वक्त कोई नहीं था। सब अपनी प्रतियोगिता और परीक्षा की तैयारी के लिए अलग अलग जगह अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थे, इसलिए उसके कक्षा में कोई नहीं था। के कक्ष में काफी कामिल जादूगर थे जो उसे बहुत कम बात करते हैं और हमेशा अपने से मतलब रखते हैं। करण ने अपना कोट निकालकर अपने बिस्तर पर रख दिया, फिर दरवाजा बंद करके वह अपने बिस्तर के बगल में जमीन पर बैठकर ध्यान करने लगा। कट डेट इसी मेडिटेशन करते हुए अपनी शक्तियों को शरीर में प्रवाहित करते हुए वह कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। धीरे धीरे उसके ध्यान बहुत ही गहरी में होने लगी और उसने अपनी शक्तियों का जागृत करते हुए एक पीली रोशनी अपने सामने जागृत कर लिया। कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान करने के बाद वह अपने सामने पीली रोशनी को महसूस कर पा रहा था। उसने उसे पीली रोशनी को बिना देखे वैसे ही अपने आंखें बंद किए हुए गहराई से मेडिटेशन करने लगा और मन ही मन किसी को पुकारने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा था भी वह आचार्य नगर में अपने पिता महेश आचार्य से बात करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वह बहुत ही मेहनत कर रहा था। अक्सर बहुत कम जादूगर इस तरह से अपनी पूर्ण शक्ति को जागृत करे बिना दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर पता हो, पर माहेश्वरी और करण को उसके पिता ने बचपन से ही बहुत सारी शक्तियों के बारे में बताया और सिखाया था, जिसका अभ्यास वह अब तक कर तैयार रहे थे, इसलिए वह इस विद्या निकेतन के बहुत ही अच्छे और काबिल जादूगर थे। अक्सर इसी तरह करण दूर अपने पिता से बातें करता था और माहेश्वरी और आरव के बारे में सारी जानकारी अपने पिता को देता था। आज आरव के बारे में ही बताने के लिए कारण इस शक्ति का इस्तेमाल करता है। पिछले कुछ दिनों से हो रही आरव की संघटना और बाकी सारी चीजों के बारे में कारण धीरे धीरे विस्तार से अपने पिता को सारी चीज बताने लगा। इस वक्त वह ध्यान मुद्रा में अपने दोनों पैर को मोड़कर एकाग्रता से ध्यान लगाते हुए सारी चीजों को अपने पिता को बता रहा था, जिसे सुनते ही महेश्वर की किसी गहरी चिंता में डूब गई, क्योंकि उसे इतना तो पता था आरव कोई आम साधारण लड़का नहीं है और उसके बेटी ने जिस तरह आरव के बारे में मुझे बताया था वह भी पूरा सच नहीं था।
आरव नहीं कुछ दिनों में जिस तरह से अपने आप को बदला था और कारण को भी उसने अपने तकनीक और ज्ञान से उसकी मानसिकता बदली थी, यह कोई आम लड़का नहीं कर सकता था। उसे शुरू में बहुत ही ज्यादा शक होता था कि अब कोई जासूस या कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, पर वह ये बात को भी झूला नहीं सकती कि जब आरव उन्हें मिला था तो उसकी हालत जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और महेश्वरी का आरव प्रति आकर्षण महेश्वर को बहुत ही अटपटा लग रहा था। पर जब माहेश्वरी विद्या निकेतन में प्रवेश परीक्षा के लिए चले गए और करण और आदमी अध्ययन और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उसे दौरान उसे इतना तो समझ आ गया कि हमारा कोई भी हो पर वह एक मामूली लड़का नहीं है, उसके कई सारे दुश्मन हैं और उसे सुनहरी रोशनी के बारे में महेश्वरी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वह का उपचार कर रहा था तो ये सुनहरी रोशनी ही आरव को ठीक करने में एक बार जागृत हुई थी, जिससे वेद जी और महेश जी ही देख पाए थे, पर उसे समय उन्हें कुछ समझ नहीं आया और जब उसे उन्होंने इस बारे में सोचा तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिससे वह दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए और तब से लेकर अब तक वेद जी और महेश जी बस आरोग्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए और महेश जी ने करण को आरव की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। उन्हें भरोसा था कि उसका बेटा करण को कुछ नहीं होने देगा। हालांकि करण को इस बात को सुनकर बहुत अजीब लगा, पर वह जानता था कि उसके पिता बिना किसी वजह की उसे इस तरह की जिम्मेदारी नहीं देंगे और आरव को उसे हालत में देखा तो उसे कुछ शक तो हुआ। फिर उसने ये सब चीजों के बारे में जानना ठीक नहीं समझा, पर जब उसके पिता ने ये सारी चीज अकेले में उसे बताए और यह भी कहा कि महेश्वरी को इस बारे में कुछ पता ना चले, ये जानकर उसे बस थोड़ी चिंता होने लगी। महेश्वरी से कुछ भी छुपा नहीं पता था। सारी चीजों को सुनने के बाद करण के पिता ने बस इतना कहा कि जो हो रहा है उसे होने दे और समय समय पर उसे विद्या निकेतन में आरव के साथ जो भी कुछ घटनाएं हो रही है उन सारी बातों को लेकर उसे खबर करते रहे और अपना और माहेश्वरी का ख्याल रखना को कहकर महेश्वरी ने आगे कुछ नहीं कहा। तो वही सारी बातों को बताने और सुनने के बाद कारण धीरे धीरे अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर की ओर आने लगा और उसके सामने ज्यादा कोई पीली रोशनी धीरे धीरे कम होते हुए गायब हो गई। कुछ देर के बाद कारण ने अपनी आंखें खोली तो उसका शरीर बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि इस शक्ति को जागृत और करने के लिए करण को बहुत सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके कारण उसका शरीर थक जाता है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।